हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम पोल। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना बीपीएससी के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हमारे इस बार 68th बीपीएससी के एग्जाम्स में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डर्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके ऑप्शंस हैं: ए वेस्ट बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो कि हमारे बिहार से कनेक्टेड होती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम झारखंड की भी बात करें तो झारखंड में भी हमें 8 डिस्ट्रिक्ट ही कनेक्टेड मिलती हैं। इट मींस उत्तर प्रदेश और झारखंड ये दोनों की दोनों एक ऐसे एरिया हैं जो बिहार से 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं। तो इस वजह से इस अकॉर्डिंगली अगर हम अपना ऑप्शन अगर चूज करते हैं तो इसका आंसर डी आता है, मोर देन वन ऑफ द अबव, जहां पर दोनों स्टेट्स क्या कर रही हैं, सेम कॉमन बाउंड्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड कर रही हैं। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार इन द ट्रेन रूट फ्रॉम द भागलपुर टूवर्ड मिर्जा चौकी। तो इसका आंसर होगा हमारा पीरपंती रेलवे स्टेशन। ठीक है, जो आपका जो लास्ट रेलवे स्टेशन है भागलपुर से, वो कौन सा है? पीरपंती रेलवे स्टेशन है। हाँ जी। तो अब थर्ड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन, रोहतास हैज द हाईएस्ट डिपॉजिट्स ऑफ पायरेट्स। एग्जैक्टली अगर हम बिहार की बात करेंगे, बिहार में सबसे ज्यादा पायरेट्स का रिजर्व ही हमें कहां पर मिलता है? बिहार में मिलता है। सेकंड वन इज लाइम स्टोन इज फाउंड इन कैमूर, मंगूर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट। लाइम स्टोन जो कि चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर हमें बिहार में कहाँ कहाँ मिलता है? कैमूर में मिलता है, मुंगेर में मिलता है और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में फाइंड आउट होता है। एंड नाउ थर्ड, गोल्ड डिपॉजिट आर फाउंड इन दी जमुई डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या कह रहा है कि जो गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं वो कहां पर मिलते हैं? जमुई डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस लगभग लगभग हमारे ठीक है। तो उस बेसिस पे हम क्या कहेंगे, आंसर डी को करेक्ट करते हुए मोर देन वन ऑफ द अबव करके हम आगे बढ़ेंगे। Now is next question. Falgua sacred river flowing in Bihar is formed by confluence of which of the following river? ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि फाल्गु नदी जो है बिहार में वो किसके संगम से बनती है? तो फाल्गु नदी का संगम दो नदियों के मिलने से होता है। इसका ऑप्शन है आपका ए, फर्स्ट वन मोहना एंड सेकंड वन इन लीलांजन रिवर्स। इन दोनों से मिलके हमारी कौन सी नदी बनती है? फाल्गु नदी बनती है, जो कि हमारे बिहार में फ्लो होती है। जी। अब यहाँ पे बात होती है कि विच फूड इंडस्ट्रीज डोमिनेट अमंग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार। कि हमारे यहाँ पे आप जानते हो कि इंडिया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में बहुत नंबर वन पे काम करता है, जिसमें से कि बिहार के अंदर कौन सा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नंबर वन पे है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीरियल बेस्ड यानी अनाज आधारित जो उद्योग है वो सबसे ज्यादा बिहार में होता है, जिसके अंदर हम राइस व्हीट वाली चीजों को कंसिडर कर सकते हैं। Now, next question. In the end of its mountainous journey at Attock, the Indus River is joined by which river from Afghanistan? जी, अटॉक में जब अपनी पहाड़ी यात्रा सिंधु नदी खत्म कर देती है तो अफगानिस्तान से कौन सी नदी इसको मिलती है? हमने बात कर रखी है कि अगर आप इंडिया की बात करोगे, यहां से तिब्बत से ओरिजिनेट होती है हमारी सिंधु रिवर, जो कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो होती है। और पाकिस्तान का एक शहर है अटॉक, जहां पर ये मैदानी क्षेत्र में इन्वॉल्व होती है, मैदानी क्षेत्र में आके फ्लो आउट होती है। और यहां से अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की काबुल रिवर जो है वो इसके साथ मिलके क्या करती है, इसके साथ अटॉक एरिया में आके मिलती है। नाउ, which one of the following is the well published wildlife campaign in the world launched in 1973? 1973 में अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन सा सुप्रचारित वन्य जीव अभ्यारण्य चलाया गया था? तो ये है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में आया था। और इसको चलाने के पीछे मेन रीजन ये था कि हमको टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करनी है, यानी टाइगर को वनरेबल नहीं होने देना है अपने इंडिया के अंदर। Now, answer question number 140. Which one of the following statement is true about troposphere?
क्षोभ मंडल के बारे में कौन सी कथन सत्य है, ये हमें बताना है। फर्स्ट वन इज इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर की है। दूसरा, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तीसरा, द टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीज विद द हाइट, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो पहली बात की गई है, अगर आप देखो तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है हमारा एटमॉस्फेयर। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, जो कि क्षोभ मंडल है। सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड वन इज मेसोस्फेयर। फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ वन इज आपका स्ट्रेटोस्फेयर। लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। जी, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, ये तो लगभग लगभग आपका आंसर एकदम करेक्ट है कि ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है वो हमें 13 किलोमीटर देखने को मिलती है। बट ऑन दी अदर हैंड ये टॉप मोस्ट लेयर की बात कर रहा है कि ये सबसे ऊपरी परत है। लेकिन अगर हम वायुमंडल की ऊपरी परत की बात करें तो ऊपरी परत में हमें एक्सोस्फेयर मिलता है, बाह्य मंडल देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है अभी हमारे लिए। द टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीज विद द हाइट, और ट्रोपोस्फेयर में जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो हमेशा 1000 मीटर पे इसमें क्या होता रहता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शंस भी लगभग लगभग गलत है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। द साउदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया इज कॉल्ड, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं। जी, तो अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो जब हमारा अर्थ स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में था, ये आउटर पार्ट पूरा का पूरा हमारा ओशियंस वाला पार्ट था, एंड ये इनर पार्ट, दो पार्ट, इनर पार्ट जो था वो हमारा लैंड वाला पार्ट था, जिसे हम कॉन्टिनेंटल मास भी कहते हैं। तो अपर पार्ट इसका नॉर्दर्न पार्ट अंगारा लैंड का था, एंड साउदर्न पार्ट इसका गोंडवाना लैंड का। ओके, सो अगर हम बात करें साउदर्न कॉन्टिनेंट मास की, तो वो जो पेंजिया से जो ब्रोकन हुआ था, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, गोंडवाना लैंड होगा। ठीक है, दिस वन इज गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट वन इज द आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट हैं। अगर हम अपनी अर्थ का मैप देखें तो इस नॉर्दर्न पोल के पास और साउदर्न पोल के पास आपका यहाँ पे अंटार्कटिका रीजन देखने को मिलता है, एंड ऊपर अगर हम नॉर्दर्न पोल की बात करें तो ऊपर नॉर्दर्न पोल में हमको आर्कटिक रीजन देखने को मिलता है। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है, द नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो कि क्या है, नियर सिचुएटेड है आर्कटिक रीजन के और अंटार्कटिक रीजन के। नाउ विच स्टेट ऑफ इंडिया कॉमन बाउंड्री विद म्यांमार, अगर हम म्यांमार से बात करते हैं तो म्यांमार से कौन कौन सी कॉमन बाउंड्रीज निकल के आती हैं किस स्टेट की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, जिसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स क्या करती हैं, म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। जी, तो दिस वन इज द another question, which one of the following is the world richest region from a marine biodiversity perspective, comparison 21 island with statuaries, beaches, forest of nearshore environment, sea grasses, coral reef. This is the most important part, salt marshes and mangroves. तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखें तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मराइन बायोडाइवर्सिटी की बात की गई। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व अभी हमारा ऑप्शन नहीं है। देन हम सुंदरवन और गल्फ ऑफ मन्नार को कंसीडर कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कोराल रीफ के लिए एकदम बेस्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है, एकदम बेस्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमें 21 आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, और कोराल लीफ का सबसे ज्यादा या फिर सॉल्ट मार्सेस और मैनग्रोव्स का सबसे ज्यादा एरिया हमको गल्फ ऑफ मन्नार में देखने को मिलता है।
इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन डू उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉलो कोपन क्लासिफिकेशन स्कीम्स? तो इसका आंसर हमारा बी है, क्योंकि अगर आप बिहार की बात करोगे तो बिहार हमारा किस रीजन में पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अपर वाले पार्ट में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अपर वाले पार्ट में पड़ने से इसका एरिया, इसका टेम्परेचर या क्लाइमेट कैसा हो जाता है? टेम्परेट हो जाता है। और टेम्परेट होने की वजह से ही यहाँ का जो एरिया है वो कोपेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली CWG के अंदर आता है। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट? जी देखिए, हमारी जो टेरिटोरियल लिमिट है वो सीज के अंदर भी होती हैं। हर एक कंट्री का अपना सी के अंदर टेरिटोरियल लिमिट होती है। तो इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया की 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील है, जो कि लगभग लगभग आपकी 22 किलोमीटर के नियरेस्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज रिच इन कोल रिजर्व इन इंडिया? जी, अगर हम बात करें तो हमारा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो कोल रिजर्व के अंदर मेनली वर्क करता है, लेकिन जिसके अंदर अगर हम बात करें तो दामोदर रिवर वैली जो है उसके अंदर हमें हाईएस्ट कोल रिजर्व देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट शुगर इंडस्ट्रीज इन इंडिया? जी, तो यहाँ पे देखिए कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में यहाँ पे हमसे कथन पूछा गया है कि सही है या नहीं है। तो पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कि उत्तर प्रदेश का नंबर क्या है? दूसरा नंबर है। यह वजन कम करने का उद्योग है और या वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड वन इज महाराष्ट्र हैज एमर्ज एज लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर। जी, तो अभी हम अगर बात करें तो महाराष्ट्र क्या है इस वक्त हमारे इंडिया के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर बन चुका है शुगर का। तो उस अकॉर्डिंगली हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड उत्तर प्रदेश भी हमारे शुगर प्रोड्यूसिंग के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा ए और सी आंसर इज करेक्ट। तो हम किसके साथ जाएंगे? आंसर डी के साथ जाएंगे, जहां पर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। Toward the end of summer, there are pre-monsoon shower which are a common phenomena in Kerala and coastal areas of Karnataka. Locally, they are known as। हाँ जी, तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो हमको क्या देखने को मिलता है? बी वाला ब्लॉसम्स शावर्स देखने को मिलता है कि कर्नाटका के अंदर या केरला वाले फेनोमेना में जो होता है इसे हम ब्लॉसम शावर्स कहते हैं। द एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय। जी, हमारा जो एनवायरमेंट है वो किस तरीके से, कौन सी वेव्स उसको गर्म करती हैं? तो उसके पीछे मेन रीजन है कि शॉर्ट वेव्स इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्ट वेव्स सिर्फ और सिर्फ सरफेस को ही क्या करती हैं? गर्म करती हैं या फिर हीट करती हैं। और रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, एक्चुअली में क्या होता है? रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन में रेडिएशन आके वापस चली जाती है, जिस वजह से ये भी उतना रोल प्ले नहीं करती है हमारे एनवायरमेंट को या गर्म करने में, हमारे एटमोस्फेयर को हीट करने में। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग वेव टेरिस्टेरियल रेडिएशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे यहाँ पे एटमोस्फेयर को हीट करने में। तो इस तरीके से हमने अपने बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के उनको सब कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप सो आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही हमसे हमारे साथ रहने के लिए हमारे एग्जाम पोल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।